नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में आए प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 19 लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली पार्ट्स को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो उन्हें देखें और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। क्या? महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। इसलिए सपने हमेशा महान देखो। अगर सच में आपके अंदर काबिलियत है किसी लक्ष्य को पूरा करने की तो उसके सपने ज़रूर देखो, चाहे वो कैसा भी लक्ष्य हो। यह सोच कर डरो नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, हम इतने ऊंचे सपने नहीं दे सकते। ऐसी विचारधारा कभी अपने मन में ना लाओ, क्योंकि सपने जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक वो पूरे नहीं होंगे। और गरीब और अमीर कभी सपने गरीब और अमीर को देखकर नहीं आते हैं। सपने गरीब और अमीरी को नहीं देखकर आते। अगर हमारे अंदर काबिलियत है किसी सपने को पूरा करने की तो हम ज़रूर उस सपने को पूरा करेंगे। तो इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर बी तिसवाड़ी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी नंदा वेस्ट द्वीप या ऑप्शन नंबर डी एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा ऑप्शन नंबर डी एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। किस पर? एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। अच्छा, जो एलिफेंटा द्वीप है इसको क्या और बोलते हैं? इसको घारापुरी भी बोलते हैं। क्या? घारापुरी भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसे पौरी द्वीप भी बोलते हैं। क्या? पौरी द्वीप भी बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं? पौरी द्वीप भी बोलते हैं। ये कहाँ है एलिफेंटा की गुफा? तो ये हमारी महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये एलिफेंटा की गुफा है, ये हमारी यूनेस्को साइट्स में है। किसमें? यूनेस्को साइट्स में है। और ये कब यूनेस्को साइट में शामिल हुई थी? तो ये यूनेस्को साइट्स में हमारे में 1987 में शामिल हुई थी। कब? 1987 में। अच्छा, पहली बार जो यूनेस्को साइट्स में हमारे मॉन्यूमेंट शामिल हुए थे तो वो कब हुए थे? तो वो 1983 में हुए थे। कब? 1983 में शामिल हुए थे। और पहली बार कौन कौन से शामिल हुए थे? तो पहली बार एक थी एलोरा की गुफाएं, एलोरा, और क्या थी? अजंता की गुफाएं, और क्या था? आगरा फोर्ट, और क्या था? ताजमहल। ये चार थे। कौन कौन से? एलोरा, अजंता, आगरा और ताजमहल। कब? 1983 में ये शामिल हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। तो आंसर क्या होगा हमारा? दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ मिट्टी है? किसके लिए उपयोगी है काली मिट्टी? तो काली मिट्टी हमारी कपास के लिए, किसके लिए? कपास के लिए उपयोगी है। किसके लिए? कपास के लिए उपयोगी है। इसमें नमी भी अधिक समय तक रहती है। इसमें जो नमी है वो अधिक समय तक रहती है। किसमें? काली मिट्टी में। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसको। दोमट, क्या बोलते हैं इसको? दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। ये कहाँ मिलती है? तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। कौन सी? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। कौन सी? ये जलोढ़ मिट्टी। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। अच्छा, लाल मिट्टी के बारे में बात करें तो लाल मिट्टी क्या है? यह चट्टानों से कटी हुई मिट्टी है। कौन सी? चट्टानों से कटी हुई मिट्टी होती है ये लाल मिट्टी। अच्छा, ये किसकी? ये आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होती है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल होती है ये। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो ये किसके लिए प्रयोग होती है? तो ये ईंट बनाने के लिए प्रयोग होती है। चाय है, कॉफ़ी है, मसाले हैं, काजू है और सिनकोना के वृक्ष वगैरह जो उनके लिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10,000 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 1,000 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 100 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 50 वर्ष। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु का स्थल संरक्षण किया जाता है? तो वो है 100, कितना? 100 वर्ष पुरानी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2020 में वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2020 वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 72, तो ऑप्शन नंबर सी 63, ऑप्शन नंबर डी 61। तो आंसर क्या होगा हमारा? 2020 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 72। कौन सा? 72, ऑप्शन नंबर बी। और 2019 के बारे में बात करें तो 2019 में कौन सा था? तो 2019 में था भारत का स्थान वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, वो था 80। अच्छा, 2020 में पहले नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर कौन है 2020 में? तो वो है कौन? स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। और दूसरा कौन है? तो वो है अमेरिका। कौन? अमेरिका। और तीसरा कौन है? तो वो है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। सिंगापुर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो आंसर क्या होगा हमारा? नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में। भाग 4 में। कौन सा? भाग 4 में। अच्छा, भाग 4 में भारत के नीति निर्देशक तो आर्टिकल कौन से तक हैं? तो आर्टिकल 36 से कब तक? 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अच्छा, आर्टिकल भाग 2 में कौन से आर्टिकल हैं और किसके लिए है? तो भाग 2 नागरिकता के लिए है। किसके लिए? नागरिकता के लिए। और आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल है 5 से 11। क्या है आर्टिकल? 5 से 11। अच्छा, भाग 3 के बारे में बात करें तो भाग 3 किसके लिए है? तो वो है हमारे मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो कितने आर्टिकल हैं? तो मौलिक अधिकार का आर्टिकल है 12 से 35। क्या? 12 से 35 मौलिक अधिकार का आर्टिकल। अच्छा, पार्ट 5 के बारे में बात करें। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में। भाग 5 में कब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल है हमारा 52 से 151। कहाँ तक? 52 से 151। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण कराया? तो अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका? ऑप्शन नंबर ए विजय स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी बुलंद दरवाजा या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद किला। तो आंसर क्या होगा हमारा? जो मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने? राणा कुंभा ने। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब कराया था ये? तो ये कराया था 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। अच्छा, कीर्ति स्तंभ के बारे में बात करें तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण भगेरवाल कौन ने? भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़। कौन? जीजाजी कथोड़। भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने इसका निर्माण कराया था। किसका? कीर्ति स्तंभ का। कब? 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में करवाया था। अच्छा, ये कितना ऊंचा है? तो ये 22 मीटर ऊंचाई है। इसकी कीर्ति स्तंभ की 22 मीटर की ऊंचाई है। अच्छा, बुलंद दरवाजे के बारे में बात करें तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अच्छा, इलाहाबाद किले की बात करें तो इलाहाबाद किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कब? 1587 ईस्वी में अकबर द्वारा इलाहाबाद किला का निर्माण कराया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय गाने उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो भारत का राष्ट्रीय गाने उत्कल शब्द किस
आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो जो भारत के राष्ट्रीय गान का उत्कल शब्द है वो किस राज्य को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। क्या? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। भारत के जो राष्ट्रीय गान में है उसमें उत्कल शब्द जो है वो किस राज्य के लिए है? तो वो उड़ीसा को संदर्भित करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यायाधिकरण, ऑप्शन नंबर बी आपातकाल के प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी पंचायत या ऑप्शन नंबर डी राजभाषा। तो आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिकल 243 किसके लिए संबंधित है? तो वो है पंचायत के लिए। किससे? पंचायत। अच्छा, ये कब 73वें संविधान संशोधन, कब 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान के भाग कितने में? 9 में, भाग 9 में पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया था। अच्छा, राजभाषा की बात करें तो राजभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो राजभाषा आर्टिकल 343 है। ये 343 आर्टिकल क्या कहता है कि राजभाषा के संबंध में कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या? जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला जो एकमात्र पक्षी है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच, ऑप्शन नंबर बी टर्की, ऑप्शन नंबर सी डोव या ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमिंग बर्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्म जीवों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य वर्ग, ऑप्शन नंबर बी पक्षी वर्ग या ऑप्शन नंबर सी एम्फीबिया वर्ग या ऑप्शन नंबर डी सरीसृप वर्ग। तो आंसर क्या होगा? 4 कोष्ठक किस सूक्ष्म जीव के हृदय में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी पक्षी के में। किसके? पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। और एक मनुष्य हमारा मानव के में कितने होते हैं? तो मानव के कोष्ठक 4 होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। अच्छा, मत्स्य वर्ग के बारे में बात करें तो मत्स्य वर्ग में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दो कोष्ठक होते हैं हृदय में। अच्छा, एम्फीबिया वर्ग है, ये सरीसृप वर्ग है। तो सरीसृप वर्ग के बारे में बात करें तो सरीसृप वर्ग जो है इसके 3 चैम्बर होते हैं। कितने? 3 चैम्बर होते हैं। मोस्टली सरीसृप वर्ग में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक अपवाद है। बट एक अपवाद है किसका? घड़ियाल का। किसका? घड़ियाल। घड़ियाल का एक अपवाद है। क्या है कि इसमें अपवाद है, इसमें 4 चैम्बर का हृदय होता है। घड़ियाल में कितने का? 4 चैम्बर का हृदय होता है। ये एक अपवाद है किसमें? सरीसृप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर है 1970, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1972 या ऑप्शन नंबर डी 1978। तो आंसर क्या होगा हमारा? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी 1965 से दिया जाता है। कब से? 1965 से दिया जाता है। अच्छा, पहली बार किसे दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप। किसको? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ये कवि किस क्षेत्र में थे? तो ये मलयालम कवि थे। कौन? मलयालम कवि थे। कौन? जी शंकर कुरूप मलयालम लेखक थे। अच्छे, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी क्या? आशा पूर्ण देवी। कौन? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। इन्हें कब मिला था? तो इन्हें बांग्ला भाषा के लिए मिला था। किसके लिए? बांग्ला भाषा के लिए मिला था इन्हें। बांग्ला भाषा के लिए। किसको? आशा पूर्णा देवी को। ये बांग्ला भाषा की कवित्री थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है? तो निम्नलिखित में किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पालक, ऑप्शन नंबर बी सिरका, ऑप्शन नंबर सी अंगूर या ऑप्शन नंबर डी सेब। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल हमारा किसमें? ऑप्शन नंबर ए पालक में होता है। किसमें? पालक में। अच्छा, पालक में विटामिन पाई जाती हैं कुछ, तो वो कौन कौन सी हैं? तो विटामिन पालक में कौन कौन सी? एक बी है, एक सी है और एक ई। कौन कौन सी? बी, सी और ई विटामिन किसमें? पालक में पाई जाती है। अच्छा, सिरका की बात करें तो सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड किसमें? सिरका में।
अच्छा, अंगूर की बात करें तो अंगूर में कौन सा एसिड होता है, तो अंगूर में होता है टार्ट्रिक। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। अच्छा, सेब की बात करें तो सेब में कौन सा एसिड होता है, तो सेब में हमारा मैलिक एसिड होता है। कौन सा? मैलिक एसिड। ये एसिडों को रट लेना ढंग से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं पेपर में। पालक में कौन सा है, तो ऑक्जेलिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, तो लिंगराज मंदिर ऑप्शन नंबर ए नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी वेसिर शैली, या ऑप्शन नंबर डी फारसी शैली। तो आंसर क्या होगा? लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, तो लिंगराज मंदिर ऑप्शन नंबर ए नागर शैली में बना है। किसमें? नागर शैली में बना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी, तो सेतु भारतम जो योजना है वो कब लॉन्च की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए 2015 में, ऑप्शन नंबर बी 2016 में, या ऑप्शन नंबर सी 2017 में, या ऑप्शन नंबर डी 2018 में। तो सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी, तो वो ऑप्शन नंबर बी 2016 में लॉन्च की गई थी। कब? 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना लॉन्च की गई थी। कब? 4 मार्च 2016 को। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। कब? 4 मार्च 2016 को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा हमारा? पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु है। कौन? तमिलनाडु पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और ये भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने वाला है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।